कि अगला देखिए सेंटेंस, रमेश किल्ड ए स्नेक। चलिए स्नेक का हम मारते हैं, ए स्नेक। रमेश किल्ड ए स्नेक। अब देखिए किल्ड एक वर्ब का सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म तभी लगेगा जब उसके साथ परफेक्ट का कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे विल हैव, शैल हैव, हैज, हैव या हैड, कोई उसके पहले अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा ये, तभी वो परफेक्ट माना जाएगा, तभी वो थर्ड फॉर्म माना जाएगा। नहीं तीसरे रूप में रहेगा तो सेकंड फॉर्म है। सो रमेश किल्ड ए स्नेक, क्योंकि किल का सेकंड फॉर्म क्या है? किल, और थर्ड फॉर्म क्या है? किल। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सेकंड फॉर्म है, कौन सा थर्ड फॉर्म है। तो जान लीजिए जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब रहे तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। अगर नहीं है तो सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। तो ये टेंस किसका है? इस वाक्य का टेंस पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है ना? यस। तो अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाते समय कंटीन्यूअस, यानी किसी का भी इंडेफिनिट हो उसी के कंटीन्यूअस में जाएगा। और पास्ट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर, वाज और वर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रमेश ने क्या किया? किल ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब? किल। रमेश ने क्या किया? सांप को मारा। या रमेश ने किसे मारा? सांप को। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए स्नेक, स्नेक। ये हमारा क्या हुआ? ए सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब ए स्नेक सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। हाँ सिंगुलर। तो पास्ट कंटीन्यूअस में सिंगुलर के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? वाज। ए स्नेक वाज। अब किल्ड का किल का थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है। किल्ड डिपोजिशन बाय रमेश। नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस बनता है। नाउन का ऑब्जेक्ट केस नाउन ही होता है। जैसे रमेश का ऑब्जेक्ट रमेश है। अब स्नेक वाज किल्ड बाय रमेश। एक क्लियर हुआ? यस सर। इंडेफिनिट समझ में आया? एक फ्यूचर इंडेफिनिट का देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक मिनट, ठीक है? ओके, ये आपका देखिए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल, पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल। अब एक एग्जांपल हम फ्यूचर इंडेफिनिट का भी देख लेते हैं, ठीक है? तरीका सबका मेथड यही है। अब थोड़ा चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनेगा किसमें जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। जैसे he will give me a book, he will give me a book। वह मुझे एक किताब देंगे। तो वह किसे देंगे? मुझे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या देंगे? बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ऑब्जेक्ट, हम दोनों ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। अ बुक को हम क्या करें? सब्जेक्ट बना दिए, इसी रूल से सब्जेक्ट बना। और बिल के साथ, यानी बिल इंडेफिनिट है फ्यूचर, तो बिल भी कंटीन्यूअस होता है, ठीक है? तो अब बुक के साथ क्या लगेगा? बिल भी लगेगा, शैल भी लगेगा? बिल भी। अब बुक बिल भी। गिव का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। अब बुक बिल बी गिवन। और जब बताया गया था आपको, इसीलिए मैंने पहले समझा दिया कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो इनडायरेक्ट को टू लगाकर जोड़ देंगे। तो टू मी बाय हिम। ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो आपका हुआ पहला वाला। दूसरा अगर हम देखें, इसी का अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका किसे, यानी होम से। किससे? मतलब होम से। वह किसे किताब देगा? मुझे। होम मिलेगी वह बुक, मुझे देगा, मी। तो मी क्या है? यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट का प्रयोग करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है और होम का प्रयोग करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का
पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, शैल लगेगा। आई शैल बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, क्या गिवन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक, बाई हिम, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब हम इनडेफिनिट का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इनडेफिनिट का एक ही निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, एक निगेटिव सेंटेंस। जब, अच्छा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बताते हैं, जल्दी करिए। हाँ देखते हैं, इनका हम निगेटिव देख लेते हैं जो है। जैसे देखिए, जब ये निगेटिव बनेगा तो फॉर्मूला बस यही रहेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे he does not help me, he does not help me, वह मेरी सहायता नहीं करता। या he will not, इसी वाक्य देखें, help me, ये प्रेजेंट का हुआ, ये पास्ट का हुआ, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का। और इसी वाक्य को अगर हम फ्यूचर में देखें, ही, सॉरी विल है तो फ्यूचर का हुआ, और ही डिड नॉट हेल्प मी, ये आपका पास्ट हुआ। हम एक बताएंगे, दो आप लोग बताइएगा। जैसे ही डज नॉट हेल्प मी, ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी सहायता नहीं करता है, मैं, ऑब्जेक्ट कौन है, मैं, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना गया, सब्जेक्ट। आई, आई के साथ कंटीन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई के साथ आई एम, और यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब आई एम हो गया, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट। मेन वर्ब का हेल्प्ड बाई हिम, ये तो आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का पैसिव वॉइस बना। अब आप पास्ट का, सॉरी फ्यूचर का बताइए क्या होगा, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग लगेगा, शैल। यहाँ पे शैल के बाद और नॉट, सॉरी और बी के बीच में ही निगेटिव लगता है। आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाई हिम, क्लियर हुआ? और पास्ट इंडेफिनिट का, आई was not helped by him, क्लियर हुआ? यानी इंडेफिनिट का निगेटिव और अफर्मेटिव क्लियर हो गया। अब इंडेफिनिट का जो निगेटिव और निगेटिव का ही रूल अलग है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आप केवल अफर्मेटिव और निगेटिव देखते चलिए, फिर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसेज आ जाएगा तो उसमें सब क्लियर किया जाएगा। ठीक है? ओके, ठीक है।